प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ से देखेंगे राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर को। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें। चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में क्या अंतर है और आप सभी को इसको कैसे याद कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, आप सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय को समझते हैं और राष्ट्रीय पूंजी को समझते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय आय क्या होती है और राष्ट्रीय पूंजी क्या होती है। सबसे पहले राष्ट्रीय आय को समझे तो एक वर्ष में जो पूरे देश के भीतर जो लोग पैसा कमाते हैं, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को जोड़ दिया जाता है, सारी चीज़ों को जोड़ दिया जाता है, विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ दिया जाता है, इन सबसे मिलकर राष्ट्रीय आय का निर्माण होता है। अब राष्ट्रीय पूंजी क्या होती है, देखिएगा, जितनी भी पूंजीगत संपत्तियां हैं उन सबको राष्ट्रीय पूंजी में शामिल किया जाता है। जैसे कि देश के लिए रेलों को समझ लें या सरकारी जो दफ्तर है उनको समझ लें, ये सभी राष्ट्रीय पूंजी के अंग होते हैं। अब चलिएगा समझते हैं कि राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी के बीच में क्या क्या अंतर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पहला अंतर तो यहाँ से आपको ये याद कर लेना चाहिए, क्या लिखा है, राष्ट्रीय आय एक समयावधि है, जैसे एक वर्ष की होती है, अतः ये एक प्रवाह है। क्या है, ये प्रवाह है। और इधर लिखा है राष्ट्रीय पूंजी किसी समय विशेष पर होती है, अतः ये एक स्टॉक है। तो यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। अभी तक मैं आपको दो बता चुका हूँ, एक ये अंतर है और आप सभी लोग समझ लेंगे, ये राष्ट्रीय आय में और ये राष्ट्रीय पूंजी में अंतर मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा, अगला अंतर ये लिखा है, प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग देख लें, इसको समझ लेंगे। राष्ट्रीय आय में सेवाएं शामिल होती है और राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल नहीं होती है। तो यहाँ से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों हम दो अंतरों को देख चुके हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा। तो आप इन दोनों अंतरों को अच्छे से याद कर लें। और खासकर प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अंतर है ना, कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय के पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, तो इसलिए आप सभी लोग इस अंतर को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। तो यहाँ से हमने देख लिए, अभी तक हम दो अंतरों को देख चुके हैं। चलिएगा अब तीसरे अंतर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा अंतर ये रहा आपका, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। राष्ट्रीय आय में पूंजीगत तथा उपभोग दोनों वस्तुएं शामिल होती है और राष्ट्रीय पूंजी में केवल पूंजीगत वस्तुएं शामिल होती है। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये जो आय लिखा है ना, ये गलती से छपा है, इसकी जगह पर आपको पूंजी लिखना है। तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पूंजी में केवल पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से तीन अंतरों को याद कर लेंगे। पहला अंतर ये रहा और दूसरा अंतर ये रहा और उसके बाद में तीसरा अंतर ये रहा। तो तीनों अंतरों को यहाँ से अच्छे से याद कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अभी तक मैं आपको तीन अंतर बता चुका हूँ और आप सभी लोग इन अंतरों को अच्छे से याद भी कर लेंगे। अब देखिएगा, अगला चौथा अंतर देखते हैं, क्या लिखा है। देखिएगा, राष्ट्रीय आय पूंजी का परिणाम होती है और राष्ट्रीय पूंजी राष्ट्रीय आय का कारण होती है। तो देखिएगा, इस प्रकार से आप सभी लोग इसको याद कर लेंगे। अभी तक हम 4 पॉइंट्स इसके देख चुके हैं। चलिएगा 5वें पॉइंट को भी देख लेते हैं। 5वें पॉइंट में क्या लिखा है, आर्थिक क्रियाएं राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है और एक निश्चित समय में राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय पूंजी स्थिर रहती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग याद कर लेंगे। अभी तक मैं आपको प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर 5 अंतर बता चुका हूँ। एक बार पुनः मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ और किस प्रकार से आप लोग इसको याद करोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा, यहाँ पर लिखा है राष्ट्रीय आय एक समय अवधि है, जैसे एक वर्ष की होती है, और राष्ट्रीय पूंजी एक विशेष समय पर होती है, जैसे ये एक स्टॉक है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लोगे। अब उसके बाद में दूसरा देखिएगा, क्या लिखा है, राष्ट्रीय आय में सेवाएं शामिल होती है और राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल नहीं होती है। तीसरा इधर लिखा है, राष्ट्रीय आय में पूंजीगत तथा उपभोग वस्तुएं दोनों शामिल होती है और राष्ट्रीय पूंजी में केवल पूंजीगत वस्तुओं को शामिल किया जाता है। और इसके बाद इधर लिखा है, राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय पूंजी का परिणाम होती है और राष्ट्रीय पूंजी राष्ट्रीय आय का कारण होती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इनको याद कर लेंगे। 5वां लिखा है, आर्थिक क्रिया राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है और एक निश्चित समय में राष्ट्रीय पूंजी स्थिर रहती है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग यहाँ से इनको याद कर लेंगे। राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर मैं आपको यहाँ से अच्छे से समझा चुका हूँ। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। इस प्रकार से आप लोग इसको याद कर लें, जैसा कि मैंने आपको ये बताया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय पूंजी में अंतर मैंने यहाँ से आपको बता दिया है। आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे और अच्छे से इसको याद भी कर लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया है। पहला अंतर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा और 5वां ये रहा। आप पाँचों अंतरों को यहाँ से याद कर लें, जैसा कि मैंने आपको बताया प्यारे विद्यार्थियों। और इस प्रकार से आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिएगा। पहला अंतर मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा ये बता दिया, तीसरा ये बताया है और चौथा ये बताया है और 5वां ये बताया है। तो आप पाँचों अंतरों को यहाँ से अच्छे से याद कर लेंगे, जैसा कि मैंने प्यारे विद्यार्थियों आपको बताया है।
तो आप सब लोग यहाँ से इसको याद कर लेंगे और पूरा का पूरा इसको नोट कर लें जैसा कि मैंने आपको बताया है। और प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।